हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे GNDU स्पोर्ट्स के क्वेश्चन नंबर 51 से। सो अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी तो आप इससे प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द किडनीज? ऑप्शंस आर एरिथ्रोपोएटिन, एल्डोस्टेरॉन, कैल्सिट्रॉल, रेनिन। सो इनमें से कौन सा किडनीज नहीं करती प्रोड्यूस? सो वो हमको बताना है। सो करेक्ट आंसर इज बी, एल्डोस्टेरॉन। There are three types of hormones which are secreted by the kidney. They are erythropoietin, renin and calcitriol. And aldosterone is a steroid hormone synthesized in and secreted from the outer layer of the adrenal cortex, the zona glomerulosa. तो जो किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है दिस एड्रिनल ग्लैंड, सो ये बनाता है एल्डोस्टेरॉन। एंड बाकी के जो ऑप्शंस हैं क्वेश्चन में, एरिथ्रोपोएटिन, रेनिन एंड कैल्सिट्रॉल, वो किडनी बनाता है। सो करेक्ट आंसर इज बी, एल्डोस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 52, clinically change in stiffness of ligaments is detectable when there is rupture of. So ligaments की stiffness को हम कब डिटेक्ट कर पाएंगे? सो कितने परसेंट फाइबर्स जब रप्चर होंगे तब? सो ऑप्शंस आर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फाइबर्स, बी मिनिमम फाइबर्स, सी 10% फाइबर्स एंड डी हाफ ऑफ द फाइबर्स। सो मिनिमम फाइबर्स और 10% फाइबर्स आर सेम एंड हाफ ऑफ द फाइबर्स हाफ हो गए एंड हाफ से ज़्यादा फाइबर्स हो गए वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फाइबर्स। सो करेक्ट आंसर इज ए, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फाइबर्स। जब ज़्यादा मेजॉरिटी में जो लिगामेंट के फाइबर्स हैं वो जब रप्चर होंगे तब जो क्लिनिकली चेंज हमें देखने को मिलेगा लिगामेंट्स की स्टिफनेस में। सो या करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली पैथोलॉजिक फाइंडिंग इन द अफेक्टेड हार्ट मसल 4 weeks आफ्टर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन? सो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के 4 weeks बाद जो हर्ट है उसमें क्या पैथोलॉजिक फाइंडिंग देखने को मिलेगी, हमें ये बताना है। सो ऑप्शंस आर कोलेजन रिच स्कार टिश्यू, बी कैपिलरी रिच ग्रैनुलेशन टिश्यू, सी न्यूट्रोफिल्स एंड नेक्रोटिक डेब्रिस एंड डी ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। सो करेक्ट आंसर इज ए, कोलेजन रिच स्कार टिश्यू, क्योंकि वो ही आपको जब हर्ट की जो मसल्स है वो जब हील कर जाएंगी, सो फाइब्रोसिस जब हो जाता है तो विद डेंस कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू एंड नो इन्फ्लेमेशन, तो कोलेजन रिच स्कार टिश्यू देखने को मिलता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कोलेजन रिच स्कार टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 54, विच इज़ नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन? सो हाइपर इन्फ्लेशन का इनमें से कौन सा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हमें यह बताना है। सो ऑप्शंस आर डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, न्यूमोथोरैक्स, इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट और ब्रोंकोस्पाज्म। सो आप ऑप्शन देख सकते हो कि एक तो है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट और एक है इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। सो ये इन दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए, इस तरह से आप जानोगे, क्योंकि सेम तो नहीं हो सकता ना। सो इस वजह से इस टाइप के क्वेश्चंस में आप ये देख लो कि या तो वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, और इनमें से ही कोई ऑप्शन में से आंसर आएगा। ओके, सो या सो करेक्ट आंसर इज सी, increased cardiac output. So also known as pulmonary hyperinflation. Overinflation of the lung means you are limited in the amount of a new air you can take in. Hyperinflation means कि आप थोड़े ही अमाउंट में नई जो एयर है वो लंग्स में ले सकते हैं। दिस लीड्स टू रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सर्कुलेटिंग इन द बॉडी। इसकी वजह से जो
ऑक्सीजन का अमाउंट है बॉडी में वो कम होगा. एंड aside from breathing problems, hyperinflated lungs can sometimes lead to heart failure as well. So hyperinflated lung breathing problems के साथ साथ heart failure भी कर सकते हैं. एंड ये increase cardiac output नहीं करेंगे. ठीक है. सो नो, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने हैं. वर्ड्स ध्यान में रखना. नॉट, ओके, एक्सेप्ट, मोस्ट. सो इस तरह के वर्ड्स को आपको ध्यान में रख के आंसर करना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55. A male patient complains of pain in the inner aspect of the left knee. Assessment findings include swelling and knee instability when making a cut. So जब लेफ्ट नी है, एक पेशेंट है, वो पेन बोलते हैं अपने इनर एस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट नी में. एंड जिसमें कि उनको स्वेलिंग है और नी में इंस्टेबिलिटी है. एंड नी इन्वॉल्विंग द मीडियल कोलेटरल लिगामेंट इज सस्पेक्टेड. और ये सस्पेक्ट किया गया है कि जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है वो इसमें इंक्लूडेड है. एंड वेल्गस स्ट्रेस टेस्ट लेक्सिटी ऑफ 7 mm इज नोटेड. और जब वेल्गस स्ट्रेस टेस्ट जो कि नी में मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के लिए टेस्ट होता है, तो उसमें 7 mm तक जो नी है वो डिस्प्लेस होते हुए दिखा. ओके. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज लीस्ट लाइकली इम्प्लीमेंटेड टू द पेशेंट. और इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो हम पेशेंट को एकदम लीस्ट लाइकली है, मतलब लास्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे, हो सकता है उसको नहीं भी दे पेशेंट को. सो इनमें से वो कौन सा वाला ऑप्शन है ये बताना है. सो ऑप्शंस आर: ए, इनिशियल नॉन वेट बेयरिंग ऑन द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी. B, crutches for the first few days. C, closed chain exercises. And D, bracing with a short hinged knee orthosis that blocks 20 degree of terminal extension but allows full flexion. So this is also true that initially non weight bearing हम करवाएंगे affected extremity का, क्योंकि वो painful भी है और वहाँ पे swelling भी है. एंड क्रचेस स्टार्टिंग के डेज़ में अलाउ कर सकते हैं पेशेंट को. एंड क्लोज चेन एक्सरसाइजेज भी लिगामेंट्स के लिए सही रहती हैं. CKC इज़ बेटर देन OKC इन केस ऑफ लिगामेंट्स. एंड bracing with a short hinged knee orthosis that blocks 20 degrees of terminal extension but allows full flexion. I guess this must be the least correct option for this. So yeah, option number D is the correct answer. So yeah, answer D is the correct option, that is bracing with a short hinged knee orthosis that blocks 20 degrees of terminal extension but allows full flexion. And अगर आप देखो तो मिडिल कोलेटरल लिगामेंट का जो फंक्शन है वो एक्सटेंशन में रिलेटिवली नहीं है एज कम्पेयर टू अदर resisting valgus forces. So yeah, question number 56 is rate of tissue elongation is faster than relaxation because. So options are: rate of fluid release is faster than the rate of fluid reabsorption. B, relaxation requires more energy than elongation. C, rate of fluid resorption is faster than the rate of fluid release. And D is elongation is an active process whereas relaxation is the passive process. So correct answer is A, rate of fluid release is faster than the rate of fluid reabsorption. So yeah, this is the correct one, क्योंकि जो भी फ्लूइड जब रिलीज़ होता है सेल में या हमारे बॉडी में, सो वो रिलीज़ फास्टर होता है बट रेट ऑफ फ्लूइड रिजॉर्प्शन विल बी स्लो. Okay, so yeah, this is a fact and the correct option is A.
So question number 57 is which of the following is rich विटामिन ई सोर्स. सो इनमें से हमें बताना है कि विटामिन ई का जो सोर्स है रिच सोर्स मीन्स ऐसा सोर्स जो कि एकदम फुल्ली फिल्ड विद विटामिन ई है. सो ऑप्शंस आर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल ऑयल्स एंड मीट. सो करेक्ट आंसर इज वेजिटेबल ऑयल्स. सो वेजिटेबल ऑयल्स is the correct answer for this. Vitamin E is a common nutrient found in most food. A few foods including cooking oils, seeds and nuts are exceptionally rich sources. So ये sources हैं vitamin E के, rich sources हैं. So option C is the correct one. Question number 58. Choose the correct progression of ambulation by a pair of axillary crutches. तो हमें करेक्ट एम्बुलेशन बताना है एक्सिलरी क्रचेस से एज अ करेक्ट प्रोग्रेशन. सो ऑप्शंस आर 4 point, 3 point and 2 point gait, then 2 point, 3 point, 4 point gait, then 3 point, 4 point and 2 point, and then 2 point, 4 point and 3 point gait. So let us see the weight bearing of each point gait. So for, if you can see, for 3 point gait, here you can see easily that here this is a 3 point gait. 2 points of this crutches, auxiliary crutches, and 1 of the non affected foot, and injured leg जो है उसको non weight bearing देंगे, वो वेट बेरिंग नहीं करेगा. एंड दिस विल बी द थर्ड 3 point गेट. ओके, सो नॉन वेट बेयरिंग होता है 3 point गेट में. देन 4 point गेट में स्लाइट वेट बेयरिंग देते हैं. ये नॉन अफेक्टेड एक्सिलरी क्रचेस तो होता ही है, बट जो अफेक्टेड फुट है उसमें पार्शली वेट बेयरिंग देंगे. ठीक है, चाहे वो टो टच वेट बेयरिंग हो, ठीक है, या हाफ फुट वेट बेयरिंग हो, सो उस तरह से देंगे. एंड अगर 2 point गेट की बात करें, सो इसमें फुल वेट बेयरिंग होती है. ठीक है, एंड ऑल्टरनेटिवली एक क्रच एंड एक लेग साथ रखते हैं, देन फिर दूसरा लेग एंड क्रच आगे आते हैं. सो इस तरह से मूव करता है क्रच एंड देन नॉन अफेक्टेड लेग एंड देन क्रच एंड अफेक्टेड लेग. सो इस तरह से ऑल्टरनेटिवली मूव करते हैं फॉर ऑल 4 points. ओके, सो या, सो 3 point में नॉन वेट बेयरिंग, 4 point में पार्शियल वेट बेयरिंग एंड 2 point इज कंप्लीट वेट बेयरिंग. सो इस तरह से प्रोग्रेशन होता है. दैट्स वाई 3, 4 and 2 इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्रेशन. सो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट वन. Question number 59. In any exercise program for MET increase of exercise level, systolic blood pressure rises by. So जब भी किसी exercise program में 1 MET increase होता है exercise level, तो उसमें systolic blood pressure है वो कितना mmHg से rise करता है, बढ़ता है. So हमें ये बताना है. So options are 5 to 7 mmHg, 10 to 12 mmHg, 12 to 15 mmHg or 7 to 10 mmHg. So correct answer is 7 to 10 mmHg. So for more information, so this is a fact. Okay, and ये वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी. 7 to mmHg, 10 mmHg इतना बढ़ता है 1 MET से. So ये this is a link of research. सो ये आप इसमें देख सकते हैं. इस ये जो भी आर्टिकल है, सो इसमें ये दे रखा है. सो या, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए इसके बारे में तो आप इस आर्टिकल्स में जाके देख सकते हैं. सो या, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, 7 to 10 mmHg. क्वेश्चन नंबर 60. विच इज़ नॉट एन एनाटॉमिकल पुली. सो इनमें से कौन सा जो मसल है वो
एनाटॉमिकल पुली नहीं है उसके पास, ठीक है। हैमस्ट्रिंग कॉन्ट्रैक्शन या फिर क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्शन या पेरोनियल कॉन्ट्रैक्शन या एफडीपी कॉन्ट्रैक्शन। एफडीपी इज फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। सो करेक्ट आंसर इज A, hamstring contraction doesn't have any pulley because quadriceps के पास patella है, peroneals के पास lateral malleolus है, flexor digitorum profundus के पास annular pulleys of hand है, but hamstring doesn't have any pulley. So that's why the correct answer is option number A, hamstring contraction. Okay. So yeah, इस वीडियो में हमने यहाँ तक कवर किया है एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड क्वेश्चंस एंड देयर कॉन्सेप्ट। कोई भी डाउट या क्वेरी हो, कोई भी दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी हो, सो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिए। एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।